ओके, तो प्रीवियस लेक्चर्स तक हमने बीट्स पर अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखा है। दिस इज आई गेस आवर फोर्थ लेक्चर ऑन दी बीट फ्रिक्वेंसी। तो पूरे बेसिक्स और उसकी सेंट्रल आइडिया क्या है ये आप सबको पता है। न्यूमेरिकल्स हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, तो अब उन्हीं न्यूमेरिकल्स, उसी सीक्वेंस ऑफ न्यूमेरिकल को मैं आगे बढ़ाता हूँ। बट आज जिस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं उसका हल्का सा एक इंट्रोडक्शन आपको दे दूं पहले, कि आज के अपने सारे क्वेश्चंस जो हैं ये बीट और डॉपलर इफेक्ट इन दोनों के कॉम्बिनेशन पर होंगे। ओके, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास के आप डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं उसको देख लें। एनीवे, एक हल्का सा रिवीजन अगर मैं करूं तो बीट उस वक्त डेवलप होती हैं जब हम ऐसी दो वेव्स का सुपरपोजिशन कराते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस है। और बीट की फ्रिक्वेंसी हम लोग लिख पाते हैं, फ्रिक्वेंसी ऑफ बीट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ the two individual frequencies. However, this equation will hold true if I have n1 greater than n2. Otherwise, I have to write the equation as n2 minus n1 for a condition n1 less than n2. तो ये सारी बातें तो हमें पता है, लेकिन आज जो हम लोग यूज करेंगे डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। अब आपको पता होगा डॉपलर इफेक्ट में ना एपरेंट फ्रिक्वेंसी डेवलप होती है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो यू माइट बी रिमेंबरिंग, हमने ऐसे लिखा था वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस एंड माइनस velocity of observer divided by velocity of a sound minus and plus velocity of source, and this whole term is supposed to be multiplied with the actual frequency, जिसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n। याद रखिए, अब ये वाला n जो है ना, ये हमारी सोर्स की एक्चुअल फ्रिक्वेंसी को बताता है, इसके साथ कंफ्यूज मत करिए इसे। ओके, तो ये आपको रिकॉल हो गया थोड़ा सा? Yes. In this formula we use the upper signs, means numerator में plus और denominator में minus if there is a approach between source and observer, and we use the lower signs, means negative in the numerator and positive in the denominator whenever there is a separation between the source and observer. So with these conditions keeping in mind, we will continue with the section of numerical given in the module. सो प्रीवियस क्लास तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 18 तक करवा दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं विद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चंस बड़े आसान होंगे, मतलब आपको सिर्फ डॉपलर इफेक्ट की कंडीशन थोड़ी सी आनी चाहिए और बीट का तो मामला अपना चल ही रहा है। अब यहाँ देखिए क्या बता रहा है कि टू आइडेंटिकल ट्यूनिंग फॉर्क्स वाइब्रेटिंग एट द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ 256 हर्ट्ज and they are being kept fixed at a particular distance apart. So these are the two forks and they are kept fixed and they produce a frequency of 256 hertz each. Now, in between them there is a listener, and this listener is moving towards one of the fork with a speed of 3 meter per second. Now while the listener moves towards one of the fork, then it will be moving away from the another fork. Okay, अब ये अचानक से हमसे फिर पूछ रहा है कि भाई बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी अगर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे चौंक सकते हैं, यार बीट कहाँ से आ गया बीच में। तो देखो होगा क्या कि दिस इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज वन ऑफ द सोर्स and this is observer. Listener means observer. Now this observer is approaching towards the source, so there is a relative motion between source and observer, correct? Yes, sir. Yes. Here there is a apparent frequency going to be developed. On the other hand, if we consider this as the second source, so with this second source the observer is separating, moving away, so there is again a generation of another apparent frequency. Now we know very well that whenever there is approach between source and observer, the frequency increases, है ना? Yes. इस सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअल इमिटेड फ्रीक्वेंसी कितनी है? 256. लेकिन इसको सुनाई कितनी देगी, ये कितना लिसन कर पाएगा? ग्रेटर देन 256, है ना, क्योंकि ये अप्रोच कर रहा है। Yes, sir. Yes. और ये वाले फॉर्क की ओरिजिनल लिमिटेड फ्रीक्वेंसी कितनी है? 256. लेकिन इसको सुनाई कितना देगा? लेस देन 256, है ना, लेस देन 256, बिकॉज ये सेपरेट कर रहा है।
तो ये लिसनर ग्रेटर देन 256 सुनेगा, लेस देन 256 सुनेगा, तो इसके पास कॉम्बिनेशन ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज हो जाएगा एंड द डिफरेंस ऑफ दैट टू फ्रीक्वेंसीज विल डेवलप बीट्स, है ना? बात आई समझ में आपके? यस लेट्स से कि इसमें ये वाला जो फॉर्क है इसकी फ्रीक्वेंसी जो पहुंचती है ये n1 है, और ये वाला जो फॉर्क है इसकी फ्रीक्वेंसी n2 है, और इस वाली फ्रीक्वेंसी को एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कॉल कर लेते हैं f, है ना? लेबलिंग में कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम थोड़ा सा इसको f कॉल करते हैं। अब आप अगर बहुत केयरफुली देखते हैं बेटा तो n1 जो है ना वो ऐसे लिखना पड़ेगा, n1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड, ऑब्जर्वर अप्रोच कर रहा है, प्लस vo डिवाइडेड बाय v, दैट्स इट। माइनस एक्चुअल फ्रीक्वेंसी माइनस नहीं आएगा, सोर्स मूव नहीं कर रहा है ना, ये सोर्स है ये वाला, यस ये तो फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर रहा, तो vs तो 0 हो गया बेटा। यस अब कैलकुलेशन पूरा करते हैं, सो दिस विल बिकम 332 प्लस ऑब्जर्वर इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 3 divided by this is again 332 multiplied a factor of 256. So this will become 335 divided by 332 multiplied by 256। अब ये कैलकुलेशन आप पूरा करिए और मुझे बताइए कि ये कितना हर्ट्स हो रहा है। Do it quickly. 258.3. Okay, so let's go with an exact number, 258.3. Now, if you consider this as the second source, apparent frequency from the second source will be, see it very carefully, V minus V naught divided by V and then the actual frequency F. अब ये रहा हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला, मैंने यहाँ पे माइनस क्यों यूज किया आपको समझ आया? यस क्योंकि सोर्स और ऑब्जर्वर सेपरेट कर रहे हैं। अगेन मैंने इस फॉर्मूले में यहाँ पे Vs ये वाली वैल्यू भी क्या पुटअप कर दी? 0, क्योंकि ये सिर्फ ऑब्जर्वर चल रहा है, सोर्स तो स्टेशनरी है। So this will now become 332 minus speed is 3 observer का divided by 332 and the multiplication factor of original frequency is 256. एक और स्टेप यहाँ पे हम लोग लेते हैं, 329 divided by 322 multiplied by 256. Now get me an exact number in hertz. 253.7. Okay, so this is 253.7 hertz. Now see the situation of this listener. From one of the fork, the apparent value is 258.3 and from the another fork, the apparent value is 253.7. So there's a difference between them. तो इसके पास एक साथ दो साउंड जो आ रहे हैं उनमें डिफरेंस है। अब आपसे अगर ये पूछा जाता है कि व्हाट इज बीट फ्रीक्वेंसी, तो आप सिंपली ऐसे ही करोगे ना, बीट फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू n1 माइनस n2। तो बीट फ्रीक्वेंसी हो गया 258.3 माइनस 253.7। गेट मी एन एग्जैक्ट नंबर, क्या आंसर आएगा? 4.6. 4.6 हर्ट्स। इतना बीट्स पर सेकंड यहाँ पे डेवलप होगा। लेट मी राइट इन अ वेरी करेक्ट वे, नॉट 4 पॉइंट हर्ट्स, रादर हम इसको लिखते हैं बीट्स पर सेकंड। तो आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से अंदाजा हो गया होगा कि कैसे डॉपलर इफेक्ट अफेक्ट करता है, और हम एक गिवन सिचुएशन में बीट्स को सुन पाते हैं। अब इससे ही बिल्कुल मिलता जुलता प्रॉब्लम है, बिल्कुल आइडेंटिकल प्रॉब्लम है, ये तकरीबन सभी बुक्स में है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये। अब यहाँ पे क्या कर रहा है हमने कि ये जो ऑब्जर्वर है, लिसनर है, ये रेस्ट पे है। ओके, सो लेट मी राइट, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 0 हो गई, वेलोसिटी ऑफ सोर्स आप यहाँ देखते हैं ये वाला नंबर 5.5 मीटर पर सेकेंड, और ये जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहे हैं 512। ठीक, अब इसको n1 मान लेते हैं और इसको n2 मान लेते हैं। अब आप सोच समझ के बताओ n1 क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है या सेपरेट कर रहा है? अप्रोच अप्रोच कर रहा है। तो अप्रोच के लिए मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है ना, तो v डिवाइडेड बाय v माइनस vs। आप सोचें इस पे, V minus V source. यस गुड, ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है। आपको अगर यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ना तो बेटा इसको रुकाओ, बाद में लेक्चर जब रिकॉर्डिंग में अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब पे तो इसको रुकाओ,
डॉपलर इफेक्ट वाला लेक्चर पहले देख लो, फिर उसके बाद यहाँ पे आओ। ठीक है, मैं अंडर अजम्पशन चल रहा हूँ कि आपको डॉपलर इफेक्ट थोड़ा ही क्यों ना हो आता है, कम से कम ये फॉर्मूला एप्लीकेबल, फॉर्मूले को अप्लाई करना आपको आता है। ठीक है, अंडर दिस अजम्पशन में अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये बात क्लियर हुई यहाँ? Yes, sir. ओके, नाउ द स्पीड ऑफ साउंड इन दिस प्रॉब्लम इज 330 divided by again 330 minus 5.5 speed of the source into the original frequency, that is 512. Now solve it and give me an exact number. Yes, पहले तो 330 से 5.5 माइनस करें, फिर डिवाइड करें, फिर 502 से उसको मल्टीप्लाई करें एंड टेल मी द एग्जैक्ट नंबर। 520.6. यस, तो हमको थोड़ा सा वैल्यू यहाँ पे बढ़ के मिल रहा है, आप देख रहे हैं। और ये ज्यादा क्यों मिला आपने समझा? बिकॉज देर इज अ अप्रोच बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। 520 6. अच्छा 520.6, सॉरी फॉर दैट इज 520.6। ओके, वेल आई वाज ऑन अ पॉइंट कि अप्रोच के बेसिस पे हम देखते हैं कि यहाँ पे इंक्रीज्ड वैल्यू हमको मिलती है। अच्छा, अब सेकंड वाले के हिसाब से सोचो तो ये रहा हमारा ऑब्जर्वर और ये रहा सोर्स, तो ये तो दूर जा रहा है, सो इट इज सेपरेटिंग। Separation, yes, sir. तो सेपरेशन के लिए हम ऐसे लिखेंगे v डिवाइडेड बाय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, v VS. प्लस V वी एस। plus VS. और ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है, इसलिए न्यूमरेटर में और कुछ नहीं आएगा, ये फ्रिक्वेंसी f हो गई। सो दिस कंटिन्यू इज 330 डिवाइडेड बाय 330 प्लस 5.5, overall multiplication will be 512 and your final answer comes here with a unit of hertz. कितना आंसर आ रहा है बताएं? 503.6. Yes, 503.6. We find that कि ये फ्रिक्वेंसी कंपैरेटिवली कम हो गई है। अब अगर हम यहाँ पे बीट फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं तो बीट फ्रिक्वेंसी हो जाएगी n1 minus n2 and that is equal to 520.6 minus 503.6. Subtract it and give me an answer to it. 17. 17 beats per second. So this is an expected answer in such a situation. Okay, make sure that you do the calculation in a very appropriate manner. Okay, let's continue a little difficult part of the question. थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, अब इतना आसान नहीं है। ठीक, केयरफुली समझें। अगेन हियर द मेजर कैलकुलेशन corresponds to the formation of corresponds to the condition of Doppler effect. लास्ट में बीट का छोटा सा कैलकुलेशन आ जाता है, बट डॉपलर इफेक्ट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अब देखिए, यहाँ एक सिचुएशन दी गई है हमको, जिसमें एक सोर्स है, एक रिसीवर है, एंड देन देयर इज अ वॉल, एक डायरेक्ट दीवार है। द सिचुएशन इज दैट द सोर्स इज एट रेस्ट, द रिसीवर इज ऑल्सो एट रेस्ट, एंड द वॉल इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये हमसे पूछ रहा है फाइंड द बीट फ्रिक्वेंसी रजिस्टर्ड बाय द रिसीवर। तो रिसीवर को कितना बीट सुनाई देगा? तो पहले ना आपको यहाँ पे ये कंडीशन क्लियर कर लेनी चाहिए कि यहाँ बीट बनेगी क्यों और कैसे बनेगी अगर बनती है तो आइए इसको थोड़ा एलोबरेट करते हैं डायग्राम को। अब बीट बनने का रीजन बड़ा सिंपल है बेटा। देखो कितनी फ्रिक्वेंसी ये इमिट कर रहा है, 300। तो बेटा सोर्स से रिसीवर तक एक फ्रिक्वेंसी डायरेक्ट जाएगी, करेक्ट है? वो फ्रिक्वेंसी मैं फिलहाल के लिए कॉल कर लेता हूं n1, एंड आई एम वेरी श्योर के n1 इज इक्वल टू 300 हर्ट्ज। लेकिन इसी सोर्स से एक फ्रिक्वेंसी ना पहले किसके पास जाएगी? वॉल के पास जाएगी। अब वॉल मूविंग कंडीशन में है और जो फ्रिक्वेंसी सोर्स वाली वॉल तक पहुंच रही है वो एपरेंट वैल्यू में चेंज हो जाएगी, क्योंकि वॉल मूविंग हालत में है, करेक्ट है? Yes, sir. और फिर जो फ्रिक्वेंसी वॉल तक पहुंची वो वॉल से रिफ्लेक्ट होके रिसीवर के पास दोबारा आएगी। ठीक है, वॉल से रिफ्लेक्ट होके पहुंचेगी ना रिसीवर तक, Yes, क्योंकि sir. वॉल आगे जा रही है, वो तो एक अपनी बात है, वो मोशन तो ठीक है।
20 मीटर पर सेकंड, और ये स्पीड ऑफ साउंड तो हम लोग यहाँ पे 300 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, लेकिन चलो मान के काम करते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड कितना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड v इज इक्वल टू 330. 300 मीटर पर सेकंड। जनरल वैल्यू ले रहा हूँ, मैंने कोई स्पेसिफिकेशन वैसे बना नहीं रखे हैं, बट लेट्स टेक 300। तो वॉल की स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ साउंड से काफी कम है, तो यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट सिग्निफिकेंटली समझ में आएगा। तो इस रिसीवर तक बेसिकली साउंड दो पैटर्न में या दो तरीके से पहुंच रहा है। एक कैसे, डायरेक्ट, Direct. और दूसरा कैसे, पहले वॉल के पास गया, पहले वॉल के पास गया, कीप दैट पॉइंट इन माइंड, और फिर उसके बाद क्या किया उसने, वॉल से रिफ्लेक्ट होके इधर आया। तो लेट्स से कि वॉल से रिफ्लेक्ट होके जो आता है उसका मैग्नीट्यूड हम लोग लिखते हैं n2। अब हमें n2 पता करना है, n1 का तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हम सब जानते हैं कि डॉपलर इफेक्ट का जो बेसिक फॉर्मूला होता है एपरेंट फ्रिक्वेंसी वाला, वो कुछ ऐसा होता है, v प्लस माइनस v ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय v माइनस प्लस v सोर्स इनटू द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इमिटेड। अब बच्चों अगर ये सोर्स है और साउंड वॉल तक जा रहा है, तो सोर्स ये हो गया और ऑब्जर्वर कौन हुआ, वॉल, वॉल हो गई पहली स्टेज में। करेक्ट है। यस, और याद रखिए यहां पे इसे अगर मैं सोर्स मानता हूं ना, तो ये तो रेस्ट पे है ना। तो पहली स्टेज वाला फॉर्मूला मैं कैसे लिखूंगा, पहली स्टेज वाला फॉर्मूला मैं ऐसे लिखना चाहिए मुझे, v प्लस माइनस 20। ध्यान से समझो बेटा, क्यों माइनस 20 लिखा मैंने, Separate हो रहा है. सेपरेट हो रहा है। देखो यहाँ एरो बताया ना वॉल का डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसा है, इस फॉर्मूले में ये ऑब्जर्वर है वॉल, तो माइनस 20 डिवाइडेड बाय बोलो क्या आएगा, वी, V. ओनली v। Yes. और इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Original frequency. ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 300 से। हम्म. तो आप ये बात समझ पाए कि वॉल के पास जो फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी वो 300 नहीं होगी, वो ये वाली होगी। ठीक है, क्योंकि वॉल चल रही है, अगर वॉल रुकी हुई है, सोर्स भी रुका हुआ है, तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वॉल तक पहुंचेगी। बट वॉल इज नाउ मूविंग, तो जो फ्रीक्वेंसी वॉल तक पहुंच रही है वो एपरेंट वैल्यू की होगी। Yes, sir. अब अगला सवाल, वॉल तक जो फ्रीक्वेंसी पहुंच रही है वही रिफ्लेक्ट होके n2 बनेगी ना। Yes. तो बच्चों अगर आप n2 को ध्यान से देखते हो, तो n2 के केस में ये ऑब्जर्वर हो गया, यस, सोर्स कौन हुआ, वॉल, वॉल हो गई। Wall. शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, सोर्स वॉल हो गई। अब मूव कौन कर रहा है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है या सोर्स मूव कर रहा है, Source. सोर्स, बहुत अच्छे। अप्रोच कर रहा है या सेपरेट कर रहा है, सेपरेट, सेपरेट कर रहा है। तो फिर n2 का फॉर्मूला बताओ, v divided by v plus वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, v प्लस v 20, इसको 20 ले लेते हैं, इनटू, इनटू क्या लिखते हैं बेटा हम लोग, यहाँ पे याद करो, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, इनटू क्या लिखते हैं, 300. नहीं यहां ये गलती होगी, actual N1. नहीं यहां ये गलती करोगे। देखो बेटा, Apparent वॉल वॉल रिफ्लेक्ट क्या करेगी, वॉल वही रिफ्लेक्ट करेगी जो उस तक पहुंचा ना। यस, ठीक है ना। तो जस्ट इमेजिन कि हम जो वॉल तक पहुंचा है ना उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लेते हैं एफ डैश। तो यहां पे मुझे इंटू एफ नहीं लिखना पड़ेगा, मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा इंटू एफ डैश। क्लियर हुई बात, यस, Dash. क्योंकि ये लाइन मेरी गौर से सुनिए, वॉल विल रिफ्लेक्ट द साउंड विच इज बीइंग रिसीव्ड बाय इट। जो साउंड वो रिसीव करेगा वही वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो वो 300 रिसीव नहीं कर रहा बेटा, 300 नहीं कर रहा ना रिसीव, वो तो ये रिसीव कर रहा है। ठीक है, पक्की बात एकदम। यस, हाँ, तो यहाँ एफ डैश आ जाएगा। अब हम इस फॉर्मूले को चाहें तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, n2 इज इक्वल टू, दिस इज गोइंग टू बी v डिवाइडेड बाय v प्लस 20। एफ डैश का वैल्यू पुटअप कर लें तो आप देखोगे ये हो जाएगा v माइनस 20 डिवाइडेड बाई v इंटू 300। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि ये v फैक्टर ये v फैक्टर तो कैंसिल आउट हो जाता है। करेक्ट है। और n2 का लगभग आंसर हमको मिलता है v Yes, माइनस sir. 20 डिवाइडेड बाय v प्लस 20 into the original frequency of 300. Done with this?
Yes, sir. आई होप आप इस बात को अच्छे से फील कर रहे हैं और समझ पा रहे हैं। अब नंबर्स पुटअप करें तो v का वैल्यू 300 है, 300 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 300 प्लस 20 into again 300. I want you people to solve it and tell me the answer in hertz. 262.5. Okay, तो answer is expected to be 262.5. आप सोचो रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एकदम परफेक्ट आंसर निकाला ना आपने, इसमें कोई गलती नहीं की ना? यस, क्लियर? Yes, sir, correct. कोई गलती नहीं होना चाहिए इसमें। अब सोचो रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके पास डायरेक्टली एक साउंड आ रहा है और एक साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो इसके पास तो दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का रिसेप्शन हो गया। जो डायरेक्ट आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी? Yes. 300. 300, और आफ्टर रिफ्लेक्शन डॉपलर ऑपलर पूरा होने के बाद जो आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 262.5. यस। 262.5. आपको अगर यहाँ पे अगर बीट फ्रीक्वेंसी को फाइनलाइज करना है तो आप यही करोगे ना, n1 माइनस n2, विच मीन्स 300 माइनस 262.5, and you may claim an answer to be equal to how much? 37.5. Okay, 37.5. 37. Okay, is it okay? Yes. beats per second. तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। अगेन मैं यहाँ पे आपको ये जरूर बोलूंगा कि अगर हमारा डॉपलर इफेक्ट वाला आर्टिकल उस पर पकड़ है हमारी, तो ये चीजें हम लोग डायरेक्ट लेते हैं। ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम चाहें तो। जब हमने डॉपलर इफेक्ट सॉल्व किया था ये फॉर्मूला हमने डायरेक्ट लिखा, बट जस्ट टू गिव यू अ काइंड ऑफ फीलिंग मैंने आपको यहाँ पे इसका एक एक्सप्लेनेशन दे दिया, थोड़ा कंफर्टेबल आप महसूस करें इसलिए कि क्या है ये। आ रहा है समझ में? Yes. ओके, लेट्स टेक another question. Now here we have been provided with two sources moving in the same direction along the same line with equal velocity 20 meter per second and emitting a sound given by this particular equation. Observer रेस्ट पे है और इन बिटवीन है, तो अब ये पूछ रहा है कि बीट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। सो लेट मी ड्रॉ अ सिचुएशन। दिस इज वन ऑफ द सोर्स ट्यूनिंग फॉर्क, this is another source as a tuning fork. Both of these sources are moving, and there is an observer standing in between them. तो जारी बात है, एक के केस में ये अप्रोच का फिनोमेना बनेगा और दूसरे के केस में तो सेपरेशन का फिनोमेना बनेगा। तो जिस केस में अप्रोच का फिनोमेना बनता है वहां फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और जिस केस में सेपरेशन का फिनोमेना बनता है वहां फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और फिर यहाँ पे बीट्स बनेंगे। तो ये हमसे पूछ रहा है कि कितने बीट्स बनेंगे। अब ये नंबर में दे रहा है हमको, लेस देन 10, एक्जैक्टली इक्वल टू 10, ग्रेटर देन 10 एंड सो ऑन। तो पहले तो ये देखो कि इन दोनों ने ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी निकाल रखी है। तो इस फैक्टर पे ध्यान दो बेटा, 2 पाई 80t, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 160 pi t. 160 pi t. गलत। 80 है। सिंपल सोचो, ओमेगा 2 पाई n, तो n 80 है ना बेटा, इसमें बार है, ठीक है। या चलो 160 पाई टी, तुम्हारी दिल की इच्छा, 160 पाई टी। क्या ये चीज ओमेगा टी है? टी टी कैंसल, तो ओमेगा बेसिकली क्या होता है? 2 पाई एन होता है, नहीं होता है? फ्रीक्वेंसी 2 पाई एन, फ्रीक्वेंसी एन, बीट बीट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओमेगा इंडिविजुअल ऐसे बात कर रहा हूँ। कैलकुलेशन के बाद एन का आंसर क्या आएगा? 80. Yes, sir. 80। तो डायरेक्ट भी तो बोल सकते हो ये 80 है, मैं समझता हूं उसकी कोई जरूरत नहीं है, इक्वेशन तो रीड करने आता है अपने। अच्छा, दूसरे वाले फॉर्क की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी क्या है? 80. वेरी गुड, वो भी 80 हर्ट्ज है। ये तो देखते ही पता चलता है, ये देखो वो भी 80 हर्ट्ज है। बोथ ऑफ दीज आर मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड,
ये भी 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये भी 20 मीटर पर सेकंड से चला। अब सोचो कि इस वाले फॉर्क की फ्रीक्वेंसी इसको 80 सुनाई देगी या ग्रेटर देन 80? ग्रेटर देन 80। ग्रेटर देन 80। और इस वाले फॉर्क की फ्रीक्वेंसी इसको कैसी सुनाई देगी? 80 Less than या लेस देन 80? सोचें, लेस देन 80। लेस देन 80, क्योंकि सेपरेट कर रहा है। अब मैं बिना टाइम पास के डायरेक्टली अगर यहाँ पे दो फॉर्मूले लिखूं ना, तो एक फॉर्मूला मैं ऐसे लिख सकता हूं, N1 इज इक्वल टू V, ठीक है, V डिवाइडेड बाय, V I'm not minus wrong, V minus 20 इंटू 80। क्या कहते हो बेटा? yes और दूसरा वाला फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, V डिवाइडेड बाय V प्लस, सॉरी, V प्लस 20, आई होप आपको याद है, इनटू द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 80। और क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है कि भाई यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया है, तो लेट्स टेक स्पीड ऑफ साउंड 330। नहीं, स्पीड ऑफ साउंड तो हमको मेरा ख्याल है प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, या स्पीड ऑफ वेव प्रिडिक्ट करें, अगर हम कैलकुलेट करें, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। वेव की इक्वेशन दिया है ना, तो उसकी स्पीड निकाल सकते हैं, ऐसे ही डायरेक्ट 330 नहीं बोलेंगे हम। ये वाला फैक्टर असलियत में क्या होता है? लैम्डा। ऐसा होता है 2 पाई x बाई लैम्बडा, है ना, याद आया? यस यस। तो उसकी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा अभी हमको? x बाई 4, करेक्ट है? इनफैक्ट मुझे थोड़ा इसको और प्रॉपरली रीड करना चाहिए, x बाई 4 नहीं होगा ये 2 पाई भी तो अंदर आ जाएगा ना बेटा। 2 पाई x पर। तो वो क्या रीड होगा? 2 पाई x बाई 4। आई होप आप समझ पा रहे हैं। यस सर। इक्वेशन रीड करने के कई सारे प्रॉब्लम्स मैंने आपको लिए। तो इसका कैलकुलेशन पूरा करने पे हम लोग लैम्बडा का वैल्यू कितना फाइंड आउट करेंगे? 4। ठीक है, 4 मीटर, लेट्स टेक इट इन एसआई यूनिट। अब ना स्पीड निकालते हैं v, तो v होता है बेटा n लैम्बडा। n कितना? 80। लैम्बडा कितना? 4। आंसर क्या आया? 320 मीटर पर सेकंड। तो देखो हम 330 गलत ले रहे थे, और अगर हम 300 भी ले लेते तो वो भी गलत होता। यस। तो ये छोटा सा कैलकुलेशन हमको यहाँ पे एक्सेस करना पड़ता है। आप कंटिन्यू करें, कैलकुलेशन पूरा करें, n1 का इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड आउट करें। n1 इज इक्वल टू, तो ये हमें पता चल चुका है 320 डिवाइडेड बाय ये 320 माइनस 20 इंटू द फैक्टर ऑफ 80। कैलकुलेशन पूरा करें और बताएं ये कितना है। यहाँ पे जब तक मैं पूरा करता हूँ, दिस इज 320 डिवाइडेड बाय 320 प्लस 20 इंटू द फैक्टर ऑफ 80। तो ये भी कैलकुलेशन पूरा करें और बताएं क्या आंसर आता है। 85.3 फर्स्ट का। यहाँ आंसर आ रहा है 85.3 हर्ट्ज। और सेकंड वाले का आंसर क्या आता है? यस, 75.2। 75.2। सो यू आर गेटिंग दिस एज 75.2 हर्ट्ज। तो हम ऑब्वियस सी बात यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फ्रिक्वेंसी वहां पे रिसीव होते हैं, तो फिर बीट का वैल्यू क्या आएगा? n1 माइनस n2। n1 85.3 माइनस 75.2 give a very exact calculation, 10.1। give it a very exact calculation, क्योंकि यहाँ पे आंसर देखो एग्जैक्टली 10, 10 ग्रेटर, 10 लेस ऐसा दिया हुआ है, तो थोड़ी भी गड़बड़ करोगे तो ऑप्शन चॉइस गलत करना होगा। इनफैक्ट ये वाले नंबर को भी एकदम परफेक्टली कैलकुलेट करो। ये नंबर्स परफेक्ट है एकदम। यस। यहाँ सब्सट्रैक्शन करें। 10.1। Okay, so you're getting here as 10.1 beats per second. Option B, sir. On that basis, slightly greater than 10, as you have calculated. बाकी conceptually तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी, ठीक है। नाउ जो मॉड्यूल मैंने आपको दिया उसमें क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 ये वाले क्वेश्चंस अभी हम लोग नहीं लेंगे।
क्योंकि इसके लिए हमें वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स और वाइब्रेटिंग पाइप्स ये कंडीशंस डिस्कस करनी है, और ये फर्दर पार्ट ऑफ चैप्टर में आगे कवर करना है हमें। तो आफ्टर दैट वी विल टेक दीज क्वेश्चंस। यू जस्ट रिमाइंड मी वंस वी कंप्लीट दैट पार्ट, अदरवाइज इंशाल्लाह मैं खुद ही ले लूंगा उसको। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 26। केयरफुली करना अब इसमें। A car traveling at a hill at 10 meter per second sound its horn which has a frequency of 5। माइक ऑफ रखें प्लीज, प्लीज माइक ऑफ रखें। पटेल, आपको मैं बार बार बोल चुका हूँ, ये रिकॉर्डिंग में जाएगा पूरा। यस, आई वाज ऑन अ क्वेश्चन कि कार ट्रैवल कर रही है जस्ट इन फ्रंट ऑफ द हिल और वो 10 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल करती है, फ्रीक्वेंसी उसके साउंड की जो है वो 500 हर्ट्ज है। दिस इज हर्ड इन अ सेकंड कार ट्रैवलिंग बिहाइंड द फर्स्ट कार। तो एक और कार है जो पहली वाली कार के पीछे चल रही है इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो सेकंड वाली कार जो है ना उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। वेल, द साउंड कैन ऑल्सो बी हर्ड इन द सेकंड कार बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड फ्रॉम द हिल। अच्छा, तो हिल से रिफ्लेक्ट होके भी साउंड आ गया वहां पे। अब स्पीड ऑफ साउंड अगर 340 है तो ये पूछ रहा है कितना बीट आएगा। अच्छा क्वेश्चन है। एक सिंप्लीफाइड डायग्राम के तरीके से अगर मैं इसको बनाता हूं तो लेट्स टेक के ये वाली जो कार है, ये कार नंबर 2 है, इसके सामने एक कार चल रही है, ये कार नंबर 1 है, और इन दोनों के सामने ये वाला हिल है। अब हिल तो नहीं चलेगा, वो तो रेस्ट पे है, ठीक। नाउ दिस कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 meter per 10 meter per second. The second car is moving with a speed of 20 meter per second. 500 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से इसने साउंड ब्लो किया, हॉर्न ब्लो किया, तो बीट निकालना है। अब देखो, एक जो साउंड होगा ना वो इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में। लेट्स कॉल दैट एज N1, और सबसे पहले उस N1 को ही सॉर्ट आउट करते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सोर्स है, क्योंकि कार नंबर 1 ने हॉर्न बजाया था। ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। सोर्स ऑब्जर्वर के कंपैरेटिवली मूविंग अवे है, और ऑब्जर्वर सोर्स के कंपैरेटिवली मूविंग टुवर्ड्स है। yes तो फॉर्मूला ध्यान से देखें। ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स बराबर डिवाइडेड बाय Yes. सोर्स मूविंग अवे। सही किया मैंने? सोर्स मूविंग अवे, सोर्स अगर मूविंग अवे होता है तो डिनोमिनेटर में प्लस वाला साइन आता है। क्या मैंने इक्वेशन एकदम परफेक्टली लिखी, सही लिखी? यस सर। नहीं, शायद कंफ्यूजन में है आप लोग। एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फॉर्मूला है V प्लस माइनस V ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय V माइनस प्लस V सोर्स इनटू N। तो ये ऊपर का प्लस और ये वाला माइनस ये कब यूज करते हैं? जब अप्रोच कर रहा है। इंडिविजुअली वो जब अप्रोच कर रहे हैं तब इंडिविजुअली। अब जैसे ये अप्रोच ही कर रहा है और ये मूविंग अवे है। बात आई समझ में? हाँ तो ऊपर न्यूमरेटर में प्लस और डिनोमिनेटर में माइनस अप्रोच के केस में आता है, और न्यूमरेटर में माइनस और डिनोमिनेटर में प्लस ये कब आएगा? सेपरेशन। अब ध्यान से देखो, ये ऑब्जर्वर क्या इस सोर्स के नजदीक जाने के लिए 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है? तो प्लस ही आएगा। yes ये सोर्स इस ऑब्जर्वर से दूर जाने के लिए, मूविंग अवे करने के लिए 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो मूविंग अवे की कंडीशन। अब ये मत देखो सर ये 10 है, ये 20 है, दूर नहीं जा पाएगा, वैसे नहीं सोचना। यहाँ पे बस ऐसे सोचना कि इसने एफर्ट क्या लिया, दूर जाने का एफर्ट लिया या नजदीक आने का एफर्ट लिया? दूर जाना। तो इसने दूर जाने का एफर्ट लिया, इसने दूर जाने का एफर्ट लिया, तो सीधे सीधे डिनोमिनेटर में ये वाला प्लस लिखोगे आप। दैट्स इट। गेटिंग इट राइट? N1 इज इक्वल टू, स्पीड कितनी हो गई? 340। ऑब्जर्वर हमारा चलता है 20 से,
340 सोर्स चलता है 10 से और इंटू 500। अब ये कैलकुलेशन पूरा कर लो और ये बताओ कि क्या फ्रिक्वेंसी आएगी दूसरी कार में पहली कार से। 514.2। तो आंसर आया 514.2। 514 ओके 0.2। अब देखो ये फ्रिक्वेंसी बढ़ गई, एक्चुअल कितनी थी 500। अब सोचो तो क्यों बढ़ी, क्योंकि इन दोनों में रिलेटिवली जब चेक किया जाता है तो अप्रोच ही होगा, क्योंकि ये 10 से दूर जा रहा है और ये 20 से नजदीक आ रहा है, मतलब इफेक्टिवली नजदीक ही आएगा, है ना। लेकिन यहां जब कैलकुलेशन करेंगे प्लस माइनस लगाएंगे तो उसका इंडिविजुअल एफर्ट देखेंगे कि कौन क्या कर रहा है, बराबर। यस। अब बारी आती है वॉल की। तो इस कार से एक साउंड वॉल तक जाएगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो मैं कैसे लिखूं? V डिवाइडेड बाय V माइनस प्लस 10 इंटू 500, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सोचिए। -10 आना चाहिए। सर V माइनस अप्रोच हो रहा अरे अप्रोच कर रहा है, वेरी गुड, गुड पॉइंट टू करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो ये वाला प्लस नहीं आएगा, ये माइनस आएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि कार अप्रोच कर रही है। अच्छा, अब ये जो साउंड है ये किस तक पहुंचा? हिल तक। है। अब ये साउंड का रिफ्लेक्ट होगा यस। बेटा, जब ये साउंड रिफ्लेक्ट होके सेकंड कार तक पहुंचेगा, है ना, सेकंड वाली कार तक जब ये पहुंचेगा रिफ्लेक्ट के बाद, तो इस रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में सोर्स कौन बनेगा? हिल बनेगा, क्योंकि वो साउंड को वापस भेज रहा है और वो रेस्ट पे है। तो इस कैलकुलेशन में Vs को मैं 0 लिखूंगा। यस। और ये वाली कार क्या बन जाएगी? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर बनेगी, वेरी गुड। तो इक्वेशन देखो ध्यान से, V अप्रोच कर रही है +20, क्योंकि ये कार फाइनली इस हिल के पास अप्रोच ही कर रही है, नजदीकी जा रही है, +20। क्या कहते हो बेटा? यस। डिवाइडेड बाई V, सोर्स तो रेस्ट पे है, इनटू, अब क्या मैं यहां 500 लिखूं? क्या ये लिखूं जो हिल तक पहुंचा था? ये लिखना पड़ेगा मुझे जो हिल तक पहुंचा था। यस। ओके, वेरी गुड। तो इक्वेशन बन गई V डिवाइडेड बाय V माइनस 10, ओनली 10 इनटू फर्दर फैक्टर ऑफ 500, और ये सब मैं फाइनल फ्रीक्वेंसी नाम दे देता हूं N2, क्योंकि ये पूरी यहां से रिफ्लेक्ट होके बाद जाके रिफ्लेक्ट होके जो यहाँ पे आ गई, फाइनल जो भी चल रहा है हो रहा है हो रहा है हो गया, और फाइनली वो यहां तक आ गई। डन विद दिस। तो अब हम N2 का कैलकुलेशन पूरा करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग ये देखते हैं कि ये वाला भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? इज इट ओके? यस। अब ये V अपने आप में कितनी वैल्यू है? 340। सो दिस इज 340 प्लस ये 20, नीचे का V कैंसिल हो गया, बाजू वाले का डिनोमिनेटर यहाँ पे आ जाएगा 340 माइनस 10 इनटू द होल फैक्टर ऑफ 500। तो 340 प्लस 20 हो गया 360, 360 डिवाइड बाय 330 मल्टीप्लाइड बाय 500। कैलकुलेशन पूरा कर ले और बताएं कितने हर्ट्ज बनता है? 545.5। आई होप यू डूइंग इट राइट। तो अब इस ऑब्जर्वर ने दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को नोटिफाई कर लिया, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को ऑब्जर्व कर लिया, तो हम यहां देखेंगे बीट प्रोड्यूस हो गए, जिसकी फ्रीक्वेंसी हम लिख सकते हैं N2 माइनस N1, बिकॉज इन द करंट सिचुएशन N2 इज हायर। यस सर। तो कैलकुलेशन क्या हुआ? 545.5 माइनस 514.2, 31.3। 31.3। तो ऑप्शन के हिसाब से हम जाते हैं तो 31 बीट्स पर सेकेंड एज पर ऑप्शन, क्योंकि उतना फ्रैक्शनल वैल्यू यहां नहीं दिया गया है। तो 31 बीट्स आया ना आपकी समझ में कैसा था? यस। ओके, चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं इसी ऑर्डर का।
जबरदस्त क्वेश्चन है। समझ रहे हैं आप बात को, हर एक स्टेप को अच्छे से समझ पा रहे हैं ना? Yes, sir. Yes. ओके। अब यहाँ पे अ ट्रेन टी हॉर्न्स अ साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी एफ। तो ये वाली जो ट्रेन है ना, ये टी ट्रेन है और 3 ऑब्जर्वर हैं। ये ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर O3 भी रेस्ट पे है और O2 जो है ना वो ट्रेन पे ही बैठा हुआ है। अब ट्रेन की अपनी खुद की जो स्पीड है वो 1/4 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड है। तो साउंड की स्पीड अगर मैं v मान के चलता हूं तो ट्रेन की जो स्पीड है जो कि ऐसे चल रही है वो हो जाएगी v/4। करेक्ट है? Yes. Yes. देन देयर आर 3 ऑब्जर्वर्स O1 O2 O3 एज शोन। आपको फिर मैच द कॉलम करना है। अब मैच द कॉलम की एक पूरी लिस्ट यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ। कुछ चीजें बच्चों इसमें लॉजिकली निपट जाएंगी और कुछ चीजें हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो हमें देखना है कि कितनी बीट्स O1 ऑब्जर्व करे। O1, ठीक है? कैसे निकालें आप? तो O1 के पास जो भी पॉसिबल साउंड पहुंच रहा है आप उसको चेक करो कि भाई O1 के पास क्या क्या पहुंच रहा है। सबसे पहले तो O1 के पास एक साउंड ट्रेन से पहुंच रहा है डायरेक्ट, ठीक है? Yes, sir. और दूसरा साउंड ट्रेन का वॉल पे जाके टकराएगा, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर वापस से O1 के पास आएगा। करेक्ट है? Yes, Yes. sir. तो इस तरीके से O1 के पास 2 अलग अलग साउंड की फ्रीक्वेंसीज पहुंचेंगी और ऑन दैट बेसिस हमको फिर जस्टिफाई करना है। तो मैं इसे जरा नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं। ये डायग्राम है अपनी। अब एक एक करके इसको निपटाते हैं। बेटा O1 के पास जो डायरेक्ट जाएगा ना, पहले उसको लिखते हैं। ये डायरेक्ट जो O1 के पास पहुंचेगा। अब O1 तो ऑब्जर्वर है, ये बात समझो आप, ठीक है ना? Yes. तो फ्रीक्वेंसी N1 ऐसे आएगी, N1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय, ये ट्रेन है, ट्रेन दूर जा रही है, ट्रेन तो मूविंग अवे है ना ऐसे। Yes. ये बात तो आप यहां क्वेश्चन से भी कंफर्म कर सकते हो। कहां जा रही है ट्रेन? देखो, ट्रेन टी हॉर्न्स अ साउंड एफ इफ इट इज मूविंग टुवर्ड्स द वॉल, मतलब ट्रेन वॉल की तरफ जा रही है। तो ये डायग्राम मैंने सही निकाली, ट्रेन तो वॉल की तरफ जा रही है। तो जब ये सोर्स इस ऑब्जर्वर से दूर जाता है तो बताएं क्या लिखें? Plus. v प्लस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग v/4। Yes. बात को समझें, ट्रेन की स्पीड v/4 दिया है, ट्रेन की स्पीड v/4 है इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f। अच्छा, ये कैलकुलेशन पूरा करते हैं। ये 4v प्लस v 5v/4 ऊपर चला गया 4/5f। आई होप आप इतना गेस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। यस। Yes. तो O1 तक पहुंचने वाली पहली जो फ्रीक्वेंसी है वो 4/5f है। अब दूसरी फ्रीक्वेंसी कैसे पहुंचेगी? यहां हमें थोड़ा चालाकी से काम करना चाहिए। सबसे Voice. पहले वो फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी वॉल के पास, फिर वॉल से रिफ्लेक्ट होके आएगी O1 के पास। अब वॉल के पास क्या पहुंचेगी? तो वो ऐसे लिखना पड़ेगा, ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है, वॉल जो फ्रीक्वेंसी वॉल तक पहुंच रही है तो वॉल ऑब्जर्वर हो गया बेटा, सोच लो। Yes. Yes, sir. V अप्रोच कर रहा है, Minus. वेरी गुड, Yes. इनटू क्या चीज? F। F. इसे सॉल्व करें। 3/4f. 3/4f या 4/3f? 4/3. 4/3. 4/3f। तो वॉल के पास ये पहुंचा, लेकिन वॉल ने क्या रिफ्लेक्ट किया? 4/3. वेरी गुड, शाबाश। क्यों बेटा 4/3f? क्यों? वॉल ने जो रिफ्लेक्ट किया वो O1 के पास वही गया, क्यों? सोचो। उसके पास होगा. जो वॉल ने रिफ्लेक्ट किया वही फ्रीक्वेंसी O1 के पास गई, क्यों? ट्रेन के पास. दिमाग आपका वॉल काम नहीं कर सोर्स रहा है. है। वॉल सोर्स है. नहीं, सोचो सोचो सोचो।
बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात। जो फ्रीक्वेंसी वॉल तक पहुंचेगी रिफ्लेक्ट होके वही फ्रीक्वेंसी ओवन के पास जाएगी। क्यों? दोनों भी रेस्ट पर है। हाँ शाबाश, वेरी गुड। दोनों भी रेस्ट पे है। अगर दोनों रेस्ट पे है, दोनों में किसी किस्म का रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो फिर एपरेंट फ्रीक्वेंसी नहीं बनती है, जो फ्रीक्वेंसी है वही पहुंचेगी। आया नहीं आया समझ में? यस सर। यस सर। तो फिर फाइनली O1 तक जो सेकंड फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो भी यही हो जाएगी, 4/3f। अब हमें पता चलता है कि एक फ्रीक्वेंसी जो O1 तक पहुंच रही है 4/5f है, और दूसरी फ्रीक्वेंसी आफ्टर रिफ्लेक्शन जो O1 तक पहुंच रही है वो 4/3f है। तो बीट तो बनते हैं, दोनों का डिफरेंस ले लें आप। ठीक है, दोनों का डिफरेंस आप ऐसे ले लेंगे, 4/3f माइनस 4/5f। बताएं आंसर। इन दोनों का एलसीएम आप चाहें तो कर लें 15, 15 के हिसाब से 5, 5 20 20 minus 3, 3 के हिसाब से 12 8/15। f। आंसर आया 8/15f। तो O1 कितने बीट्स सुन पाएगा? 8/15। 8/15। ऑप्शन देखते हैं अभी। Q. ऑप्शन है क्यू ऑप्शन। तो हमें पहले का मैच मिल गया क्यू। ठीक है, ऐसे सबका निकालना है, बी का, सी का और फिर डी का। अब बी के लिए काम करते हैं। बी में क्या बोला देखो इसने, बीट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय O2। O2 खुद ये कितना सुनेगा पूछ रहा है वो। O2 खुद कितना सुनेगा, समझने की बात है। 0। कैसे? गड़बड़ ना करें, गड़बड़ ना करें, बिल्कुल गड़बड़ ना करें। बीट फ्रीक्वेंसी लिसन बाय O2। तो पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि O2 कितने और कैसे साउंड्स सुन पाता है। ठीक है ना? तो O2 बेटा दो साउंड सुनता है, एक ट्रेन से डायरेक्ट, और ये F है, कोई टेंशन नहीं। करेक्ट है? Yes, sir. दूसरा साउंड O2 कैसे सुन रहा है? तो Reflect इसका होते आंसर हुए। है कि पहले ट्रेन का साउंड वॉल तक जाएगा और वॉल से रिफ्लेक्ट होके वो साउंड O2 तक आएगा। क्या कहते हो? Yes, sir. तो अब बताओ, पहले ट्रेन का साउंड वॉल तक जो जा रहा है वो कैसा होगा? तो वो वाला कैलकुलेशन तो हमने किया। ट्रेन का साउंड जो वॉल तक जा रहा है वो कितना हो जाएगा, 4/3f। Yes, sir. उसका ये कैलकुलेशन है, अब दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना। वॉल रेस्ट पर है, ये सोर्स माना जाएगा, दिस इज सोर्स, और हम जानते हैं कि ये ऐसे मूव कर रहा है टुवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 4 सॉरी एफ सॉरी v/4, है ना? ये तो मूव कर रहा है, तो वॉल रेस्ट पर है। एज अ लिसनर वॉल ट्रीट करेंगे, एज अ सोर्स इसको ट्रीट करेंगे, ये कैलकुलेशन हो जाएगा हमारा। फिर फाइनली वॉल को रिफ्लेक्शन के बाद सोर्स इमेजिन किया जाएगा और ये फिर ऑब्जर्वर इमेजिन किया जाएगा। तो ये वाला पार्ट तो क्लियर हो गया कि ये कितना है, 4/3। 4/3f। अब सवाल ये पैदा होता है कि रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या सुनेगा? 4/3f नहीं सुनेगा, उससे V ज्यादा। plus V चेंज हो by 4 जाएगा। हाँ बोलो बोलो बोलो, शाबाश। v V plus V by 4 प्लस v/4, वेरी गुड, divided डिवाइडेड by बाय v इंटू क्या चीज बेटा? 4/3f। वेरी 4 by गुड, 3 4/3f, क्योंकि जो पहुंचेगा वही रिफ्लेक्ट होगा, और पहुंच रहा है 4/3। और ये हमने ऐसे माना कि जैसे ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है। सोर्स रेस्ट पे मानो, ऑब्जर्वर मूविंग कंडीशन में मानो, अप्रोच का सिचुएशन लगाओ और फॉर्मूला बनाओ। तो इसे सॉल्व करो। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 5v/4, v कट गया, 5/4। तो आंसर मेरे ख्याल से आ जाएगा 5/3f। चेक कर लो, चेक कर लो इसको अच्छे Yes, से। sir. यस सर। ठीक है, अब O2 ने दो फ्रीक्वेंसी सुनी है बेटा, ये समझ लो आप बात। पहली वाली जो फ्रीक्वेंसी O2 ने सुनी वो डायरेक्ट ट्रेन का साउंड सुन रहा है, क्योंकि वो ट्रेन पे ही बैठा हुआ है।
तो वो f है, और दूसरी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल वो सुन पाता है, और वो 5/3 f है। तो बीट तो बनती है, बीट का कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5/3 f माइनस f। तो बताइए क्या हुआ, 5f माइनस 3f 2/3 बाई 3, तो आंसर है 2f/3। गो बैक टू द टेबल, चेक इट आउट, क्या कुछ ऐसा है। क्या आंसर निकला? P. पी निकला। थर्ड पॉइंट, थर्ड ऑप्शन, मतलब थर्ड कॉलम, सॉरी थर्ड पार्ट कॉलम 1 का, बीट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय O3। O3 कितना ऑब्जर्व करेगा? बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। O3 कितना ऑब्जर्व करेगा? ये है सिचुएशन O3 की। फिर एक बार कहानी आपको मैं पूरी बता दूं कि अप्रोच, ठीक है, V/4, सही है। अब गौर से सुनना, ये अप्रोच कर रहा है, ठीक है, Yes. अप्रोच कर रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है? अगर मैं डायरेक्ट ऐसे अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्ट ऐसे अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूं, तो बोलो क्या हो सकती है इसकी फ्रीक्वेंसी? V plus वी V4. वी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ये है बेटा, ऑब्जर्वर O3 है, V डिवाइडेड बाय V माइनस V/4 into F. इंटू F। आई होप आप समझ पाए। Yes. Yes. दूसरी फ्रीक्वेंसी जो इस तक आएगी वो कहां से आएगी? वॉल से रिफ्लेक्ट Okay. तो पहले वॉल के पास कितनी पहुंच रही है, ये बताओ। 4/3 F. नहीं ना, पूरा लिखते हैं ना, V डिवाइडेड बाय V माइनस V/4 इंटू F। क्या वॉल तक यही पहुंच रही है? Yes. Yes. अब वॉल और O3 कैसे हैं? Rest. रेस्ट पर है, मतलब जो वॉल तक पहुंची, क्या एज इट इज वही घूम के O3 के पास जाएगी? Yes. Yes. अब ध्यान से इसको देखो कि डायरेक्ट ट्रेन से आने वाली फ्रीक्वेंसी और वॉल से रिफ्लेक्ट होके आने वाली फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। यस सर। तो इसका मतलब O3 कितने बीट सुनेगा? 4/3 है। 0. अब बकवास करते हो, 0? कैसे 0? N1 minus N2. minus क्योंकि दोनों O3 तक जो दो फ्रीक्वेंसीज पहुंच रही हैं, चाहे डायरेक्ट ट्रेन से या चाहे रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल, वो दोनों एग्जैक्टली सेम है। अब जब दोनों फ्रीक्वेंसी सेम हो गई O3 तक पहुंचने वाली, तो फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस ही नहीं है। Yes. जब फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो इसका मतलब बीट तो 0 हो गई। यस सर। बात समझे? अच्छा, जो वॉल तक पहुंची वही O3 तक क्यों आई? दोनों रेस्ट पर. rest. दोनों रेस्ट पर है ना, दोनों रेस्ट पर है, सीधी सीधी बात। अब यहां एक सिंपल सा रूल बनता है, सिंपल रूल। ये क्वेश्चन तुमको नीट में इतने ही बात पे या जेई में इतनी ही बात पे पूछा जा सकता है कि एक ऑब्जर्वर एक सोर्स और एक वॉल के बीच में है, और सोर्स वॉल की तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो ऑब्जर्वर को बीट सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वो ऑब्जर्वर से भी अप्रोच में है और वॉल से भी अप्रोच में है। उसको एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसीज डायरेक्ट और आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलेंगी। ठीक है? Yes. अब अगर तुम चालाक हो तो इसका डी केस मुझे बताओ। डी केस, अगर तुम चालाक हो तो ये डी पार्ट है, मैंने सिर्फ इतना ही पुट किया, कॉलम से उठा लिया इसको मैंने। इफ ट्रेन मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड, देन बीट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय O3। अगर ट्रेन अब वॉल की तरफ ना जाते हुए अपोजिट जाती है, ठीक है, उतनी ही क्राइटेरिया, वही सब कुछ, सेम स्पीड एंड एवरीथिंग सेम। लेट मी पुट अप अ डायग्राम हियर। ठीक है, अब ट्रेन ऐसे जा रही है, ये ट्रेन इधर चल रही है V/4, तो O3 को कितना बीट मिलेगा? लेट मी टेल यू, यहां पे भी आंसर 0 आएगा। क्यों?
अभी भी दोनों रेस्ट पे। दोनों रेस्ट पे है, ये तुम्हारा करेक्ट कंक्लूजन नहीं है। सोचो O3 तक जो साउंड पहुंच रहा होगा वो कैसे पहुंचेगा? एक ट्रेन से डायरेक्ट, जो कि सेपरेटिंग कंडीशन में है, यस, और एक वॉल से रिफ्लेक्ट होने के बाद, वो भी रिफ्लेक्ट। वॉल से रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो वॉल और ट्रेन भी सेपरेटिंग कंडीशन में है, Yes. और ये दोनों रेस्ट में है। यस, मतलब जो साउंड O3 तक पहुंचेगा वही साउंड वॉल तक पहुंचेगा, क्योंकि इसके साथ भी वो रिफ्लेक्ट, इसके साथ भी वो सेपरेट कर रहा है, वॉल के साथ भी वो सेपरेट कर रहा है, तो जो साउंड O3 को मिलेगा वही साउंड वॉल को मिलेगा। यस, और अगर दोनों को सेम फ्रिक्वेंसी मिली है तो बीट बनने का तो सवाल नहीं पैदा होता। Yes. नहीं आया समझ में? अभी भी समझा। नहीं समझा? अगर ये नहीं समझा बोल रहे तो 100% ये भी नहीं समझा तुमने। गौर से सुनना आप, यहां ये O3 के नजदीक आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ. वॉल से भी नजदीक आ रहा है, ट्रेन वॉल से भी नजदीक आ रही है, बराबर? यस, अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes. तो O3 को जो फ्रिक्वेंसी मिली, क्या वॉल को भी वही मिली? यस, क्योंकि दोनों के साथ तो अप्रोच कर रहा है। O3 को जो फ्रिक्वेंसी मिली वही फ्रिक्वेंसी वॉल को मिली। बात क्लियर? यस, अब वॉल से जो फ्रिक्वेंसी रिफ्लेक्ट होकर वापस O3 के पास जाएगी उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वॉल भी रेस्ट में है, O3 भी रेस्ट में है। अरे हाँ या ना? यस, तो इसका मतलब O3 तक पहुंचने वाली दोनों फ्रिक्वेंसीज एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। Yes. थ्योरेटिकली मैंने समझा दिया या फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, बट अब मैं और क्या करूं? Yes, sir. तो O3 तक पहुंचने वाली दोनों फ्रिक्वेंसीज अगर आइडेंटिकल है तो बीट की फ्रिक्वेंसी तो 0 हो गई ना। अब भी अगर कुछ कमी रह गई होगी तो यहां सुनो, ट्रेन से O3 तक जो फ्रिक्वेंसी पहुंच रही है सेपरेशन के हिसाब से, क्या वही फ्रिक्वेंसी वॉल को भी मिल रही है? यस, Yes, sir. क्योंकि अगर ट्रेन O3 से सेपरेट हो रही है तो वॉल से भी सेपरेट हो रही है। यस, एक मुद्दा क्लियर हुआ। अब जो फ्रिक्वेंसी वॉल तक गई है वो याद रखना, वो O3 को जो मिलने वाली है उसी के बराबर है। Yes. अब जो फ्रिक्वेंसी वॉल तक गई है वो रिफ्लेक्ट करके जब O3 तक जाएगी तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, यस, क्योंकि O3 और वॉल दोनों रेस्ट में हैं। यस सर, तो इसका मतलब O3 तक पहुंचने वाली दोनों फ्रिक्वेंसीज कैसी हैं? सेम। Same. सेम है। जब दोनों फ्रिक्वेंसी सेम है तो बीट क्या बनेगी? 0। Zero. आप चाहो तो इसमें फॉर्मूला लिख लो, मैं नहीं लिखना चाह रहा, एक्चुअली मैं लिखना नहीं चाह रहा फॉर्मूला, क्योंकि मुझे अगर इतना ज्यादा टाइम एग्जामिनेशन में देते बैठना है तो फिर तो हो गया कमाल। डायरेक्ट समझने की कोशिश करो, ठीक है? Yes. अब मैं यहां पे इसको कुछ ऐसे करता हूं, ये मेरे पास एक सोर्स है, यहां मेरा ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, और यहां कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सोर्स अगर इधर जा रहा है, ये ऑब्जर्वर बीट नहीं सुन पाएगा। मेक दैट पॉइंट वेरी क्लियर। आई नहीं आई बात समझ में? यस सर, Yes, sir. ये यही वाली बात है जो यहां हुई। ये ऑब्जर्वर बीट नहीं सुन पाएगा। क्यों बताओ तो? जाता कि नहीं टाइम? बताओ मुझे, कितना टाइम जाता, जाने दो, बताओ क्यों? दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम। सेम आई। कैसे सेम आई? क्योंकि ये वाला सोर्स इस ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहा है और साथ ही साथ इस वॉल को भी अप्रोच कर रहा है। तो ऑब्जर्वर तक जो फ्रीक्वेंसी पहुंची और वॉल तक जो फ्रीक्वेंसी पहुंची वो सेम थी। अब ऑब्जर्वर तक दूसरी फ्रीक्वेंसी कहां से आने वाली है? वॉल से। Exact. वॉल से रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्वर तक जो फ्रीक्वेंसी अब आएगी उसमें कोई चेंज नहीं होगा, यस, क्योंकि ये दोनों रेस्ट पे हैं। यस, इसका मतलब इस ऑब्जर्वर तक पहुंचने वाली फ्रीक्वेंसी जो डायरेक्ट आ रही है वो
और जो आफ्टर रिफ्लेक्शन आ रही है वो दोनों आइडेंटिकल है, Yes, sir. तो बीट नहीं बनेगी। अब इसे भी याद रख लो, सोर्स जो इस तरफ चल रहा है, बीच में एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है और एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस सिचुएशन के लिए भी बीट फ्रीक्वेंसी 0 है। क्लियर? और वही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने अभी यहां दिया, खाली बात सेपरेशन से एक्सप्लेन की जाएगी यहां अप्रोच से। डन विद दिस? Yes. Yes, sir. Okay, so these are the problems which I wanted to discuss. आज की क्लास के लिए इतना काफी है, अगली क्लास में हम लोग दूसरे आर्टिकल से आगे बढ़ेंगे।